हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल उपवन एजुकेशन। आज जो हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस का 12th क्लास का जो है जो चैप्टर का नाम है आपका समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो इससे पहले मैंने 6 चैप्टर पढ़ा चुका है, तो आप चाहे तो उसे भी जाकर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है ना। और तो इस चैप्टर का नाम क्या है, समकालीन विश्व में सुरक्षा। और ये जो है आपका पहली वाली जो बुक है, क्या नाम है उसका, समकालीन विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाली जो बुक है आपकी, तो उसको देख सकते हैं आप जाके। उसी चैप्टर का ये समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो हम इसमें समझेंगे सुरक्षा क्या है। ठीक है ना। सुरक्षा क्या है, तो बेसिकली मैं इसमें कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, मैं ये धीरे धीरे क्या करूँगा, आगे बढ़ाते चलूँगा और कुछ कुछ थोड़े पॉइंट बता दूंगा। आप क्या कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ बना लेना। इससे क्या होगा, आप इसको एक बार पढ़ लेना तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना। मैं यहाँ कोई डिस्कस ज़्यादा पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको बस पीडीएफ डाल दिया ताकि आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। तो क्या है, सुरक्षा क्या है, सिंपल सा बोलते हैं ना, व्हाट इज सिक्योरिटी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिक्योरिटी। तो सुरक्षा का सीधा सीधा मतलब क्या है कि कुछ हमारे केंद्रीय मूल्य होते हैं, उनकी जब हानि होती है या उनको चोट पहुंचती है, तो उसी को क्या कहते हैं, सुरक्षा कहते हैं। ये नहीं कि आप जा रहे हो और या आप घर में बैठ के पढ़ रहे हो, ऊपर से क्या गिर जाए, छत गिर जाए तो उसका डर हो, और बाहर निकल रहे हो तो कोई साइकिल वाला बाइक वाला आके मार दे। तो ऐसे तो सुरक्षा देखेंगे तो ये तो बहुत बड़ा पहेलू हो जाएगा। तो इस जो बुक है हमारी, ये पॉलिटिकल साइंस की, तो इसमें हम समझने का क्या प्रयास करेंगे, सुरक्षा बेसिकली पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है। तो इसको यहाँ पे जैसे दिया भी है, सुरक्षा क्या है, केंद्रीय मूल्य है। क्या है, एक बार मैं इसको रीड कर देता हूँ तो आप समझ जाएंगे। सुरक्षा कोई एक अवधारणा नहीं है दी जा सकती, इस कारण सुरक्षा विधेयक अध्ययन कर्ता के अनुसार सुरक्षा से अभिप्राय जीवन के केंद्रीय मूल्य से है। केंद्रीय मूल्य हम समझेंगे क्या होता है, कि मिलिट्री कोई एक देश दूसरे देश पर हमला कर देता है तो इससे भी खतरा रहता है, या बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, बाढ़ आ जाता है, भूकंप आ जाता है। तो ये सारे सुरक्षा, ये सारी क्या होती हैं, केंद्रीय मूल्य होते हैं। तो इसका क्या करना, आप स्क्रीनशॉट लेते जाना, आपको बहुत ही काम आएगा। ठीक है ना। मोटे तौर पर सुरक्षा को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया, एक है पारंपरिक सुरक्षा, एक है अपारंपरिक सुरक्षा। ठीक है ना। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, ऐसे करके कुछ बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना। तो पारंपरिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, बेसिकली पारंपरिक सुरक्षा का मतलब होता है जो एक देश को डर होता है कहीं उसका कोई उस पर दूसरा देश हमला ना कर दे, तो इसी को क्या बोलते हैं, सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा। इसमें लिखा भी है मैंने ब्रैकेट में, बाहरी सुरक्षा से, यानी बाहरी सुरक्षा, इसके अंदर किसी देश को दूसरे देश से सैन्य खतरे के क्या होता है, आशंका होती है। ठीक है ना। अर्थात इसका स्रोत कोई दूसरा मुल्क होता है, जो निम्नलिखित प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, पॉइंट बना लेना आप इसको अच्छे से, ये भी आपके क्या आएगा, बहुत काम आएगा। जैसे दूसरे देशों से खतरा होना, दूसरे देश से खतरा होना मतलब एक देश को क्या होता है और दूसरे देश से खतरा होता है। जैसे भारत है, उसको कभी पाकिस्तान से डर हो सकता है, कभी चाइना से डर हो सकता है कि वो हमला ना कर दे। ठीक है ना। तो दूसरे देश से खतरा, इसके अंतर्गत एक देश को दूसरे मुल्क से क्या हो सकता है, खतरा होता है। अर्थात मुल्क सैन्य हमले की धमकी, स्वतंत्रता, संप्रभुता, क्षेत्र अखंडता को लिए खतरा हो सकता है। ये सारे वर्ड मैंने अब देखेंगे तो बता रखे हैं। ठीक है ना। अभी मैं कोई पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस आप पीडीएफ बना ले अच्छे से, वही दिखा रहा हूँ मैं। आम नागरिकों को खतरा होता है, आम नागरिकों को खतरा होने का मतलब क्या होता है, कि जब कभी सैनिक हमला होता है या एक देश दूसरे देश पर क्या करता है, हमला करता है, तो उससे केवल मिलिट्री वाले या एयरफोर्स वाले, यानी जो सैनिक होते हैं वही नहीं मरते, आम लोग भी क्या होते हैं उसमें घायल होते हैं, मरते हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा पिक्चरों में, कभी प्लेन हाईजैक कर लेते हैं, या कभी बाजार में क्या करते हैं, बम लगा दिया, रेलवे स्टेशन पर बम लगा दिया, या कहीं पर कुछ कर दिया, या दूसरे देश से लड़ाई हो गई, बॉर्डर मूवी आपने देखा होगा, तो वहाँ पर रहने वाले लोगों को भी क्या हो जाता है, खतरा हो जाता है। फिर तीसरा, सरकार का हौसला तोड़ना। तो ये हमले इसलिए भी किए जाते हैं ताकि क्या कर सके, सरकार का हौसला तोड़ सके। जैसे प्लेन हाईजैक कर लेते हैं तो डिमांड रख देते हैं कि मैं, हमारे आदमी को छोड़ दो, नहीं तो हम क्या करेंगे, मार डालेंगे। इस तरीके से देखा होगा ना आपने। तो ये सारी हम पारंपरिक धारणा में आती है। ठीक है ना। युद्ध की स्थिति में सरकार के पास कितने विकल्प होते हैं। अगर मान लो आपका लड़ाई हो जाए किसी से, तो आप क्या करेंगे, या तो हार मान जाएंगे,
या तो सामने वाले को क्या करेंगे, पीट पाट के रख देंगे, ठीक है ना। या फिर अगर सामने वाला क्या है, बहुत मतलब ताकतवर है, तो आप क्या करेंगे, अपनी गैंग बना के सामने वाले को मार देंगे। हो सकता है कि नहीं हो सकता है। वैसे ही क्या होता है, अगर युद्ध हो गया तो सरकार के पास भी क्या होते हैं, तीन चार विकल्प होते हैं। या तो आत्मसमर्पण कर देगी, यानी सरेंडर कर देगी, और दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध किए ही मान लेगा, कहते हैं कि भाई युद्ध मत करो, हमने आपकी बात क्या है मान लिया। फिर दूसरा क्या है, युद्ध से होने वाले खतरों को क्या किया जाता है, बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिया जाता है। होता है ना, बहुत ताकतवर होगा और उसकी किसी कमज़ोर से लड़ाई हुई तो बत बोलेंगे अगर एक भी थप्पड़ मार दिया तो कुछ हो गया, हॉस्पिटल चला जाएगा तो केस बन जाएगा। इस तरीके का सुना होगा ना। तो युद्ध से होने वाले खतरे को क्या कर देना, बहुत बड़ा चढ़ा कर दिखा देना कि मर जाएगा छोड़ दो। तो इससे युद्ध क्या हो सकता है, सीमित हो सकता है। इसे अपरोध कहते हैं। दूसरे पक्ष या फिर सामने वाले को क्या कर देंगे, पराजित कर देंगे। इस तरीके से अपरोध और सुरक्षा देख लेना, मैं पढ़ दे रहा हूँ फिर भी। अपरोध क्या होता है, सुरक्षा की नीति का संबंध युद्ध को रोकने से होता है, जिसे अपरोध, यानी युद्ध को रोकना क्या होता है, अपरोध होता है। और वास्तव में युद्ध हो गया तो उसको सीमित करना या समाप्त करना वो क्या कहलाता है, रक्षा कहलाता है। ठीक है ना, आपके टिक मार्क में से पूछ लेगा कि अपरोध और रक्षा से क्या अभिप्राय। अपरोध का मतलब है कि युद्ध को क्या करना, रोकना, और तो वो अपरोध है। और युद्ध हो ही जाए तो उसको अगर सीमित करना है, समाप्त करना, तो वो क्या हो गया, आपका रक्षा हो गया। शक्ति संतुलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शक्ति संतुलन का मतलब क्या होता है, ये भी क्या होती है, एक नीति होती है। इसमें जो एक देश होता है उसको अपने पड़ोसी मुल्कों से क्या होता है, सैन्य हमले का खतरा होता है। इसलिए वो क्या करता है, अपने आप को सैन्य तौर पर मजबूती प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए भारत है, भारत क्यों इतना मतलब अपनी सेना पर ध्यान देता है, क्यों, क्योंकि उसे पता है अगर हमारी सेना मजबूत नहीं होंगी तो हमारे इतने प्यारे प्यारे दोस्त हैं, कभी पाकिस्तान हमला कर देगा, कभी चाइना हमला कर देगा। ठीक है ना। तो ये सब चलता रहता है, कभी कभी नेपाल भी बोल देता है। इसलिए भारत को क्या है, सैन्य मजबूती रखनी पड़ती है। तो सिंपल सा है, शक्ति संतुलन का मतलब क्या होता है, एक देश को अपने पड़ोसी देशों से क्या होती है, खतरे होने की आशंका होती है। ठीक है ना। और इसलिए वह अपनी सुरक्षा मजबूती देने का प्रयास करता है, और अर्थात सैन्य शक्ति को बढ़ाता है। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, इसमें आर्थिकी और प्रौद्योगिकी की ताकत भी महत्वपूर्ण होती है, जो सैन्य सुरक्षा का आधार है। इसका मतलब क्या होता है, आर्थिकी और प्रौद्योगिकी का मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि वो अपने आपको आर्थिक रूप से मजबूत करेगा। ऐसा नहीं कि सैनिकी रूप से, पैसा होगा, आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो भी ये अच्छी बात है। और सैनिक आजकल देखते हो ना, मतलब प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी घर में बैठे बैठे एक दूसरे की, एक देश दूसरे देश पर बम गिरा सकता है। आजकल ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी क्या हो गई है, विकसित हो गई है। फिर क्या है, गठबंधन बनाना। गठबंधन क्यों बनाते होंगे यार, बताओ। गठबंधन इसलिए बनाता है कोई भी देश, गठबंधन यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, इसलिए बनाते हैं ताकि क्या है, सामने वाले को पराजित कर सकें या सामने वाले से अपनी शक्ति को बढ़ाकर दिखा सकें। हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो कई देश मिलकर और सैन्य हमले को रोकने अथवा उससे रक्षा करने के लिए देश गठबंधन बनाते हैं। ठीक है ना। हमला ना हो, अगर हम ज़्यादा बंदे होंगे और सामने वाला ताकतवर होगा तो वो भी घबरा घबरा जाएगा कि नहीं भाई हमला मत करो। औपचारिक रूप से लिखित संधि, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना। और कई सारे देश अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भी क्या बनाते हैं, गठबंधन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गठबंधन। इतना आपको लिखना नहीं है, अगर गठबंधन पे आया तो ABC करके लिखना है, लेकिन केवल सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा पूछे तो 1 2 3 पॉइंट पर करके जो ऊपर वाले हैं वो लिख देना, तो इसको अच्छे से पढ़ते जाना। गठबंधन राष्ट्रहित के बदलने पर क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि क्या था, शुरुआत में जब भारत आज़ाद हुआ था तो हमारा अमेरिका से उतना अच्छा संबंध नहीं था, सोवियत संघ से अच्छा था। ठीक है ना। लेकिन अब क्या है, वर्तमान में भारत के सोवियत संघ से क्या है, अच्छे संबंध है कि नहीं है, अच्छे संबंध है। सोवियत संघ से तो हैं ही, साथ में अमेरिका से भी अच्छे संबंध है। ठीक है ना। क्योंकि आज की नीतियाँ कुछ और है, हमारे राष्ट्रहित कुछ और है। ये सारी चीज़ें हैं। ये आप धीरे धीरे क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना, और कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर है, क्या UNO किसी देश को सैन्य कार्रवाई से बचा सकता है। UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है, मैंने पढ़ा रखा है, आपने पढ़ा भी होगा, पेपर आने वाला है। तो इसका आंसर है कि हर व्यक्ति, देखा होगा ना आपने, कहीं बस स्टैंड पर या किसी परिवहन से वो क्या क्या किया किया होगा, सफ़र किया होगा। तो वहाँ पर क्या बोला जाता है कि हर सवारी जो है अपने सामान की जिम्मेदारी
खुद ही ले, यानी हर सवारी अपने सामान की जिम्मेवार है। इसी तरीके से क्या यूएनओ क्या है, यूएनओ भी है, कई सारे देशों ने मिलकर इसे बनाया है। तो कई सारे देशों ने मिलकर बनाया, तो यूएनओ क्या कर सकता है, खाली क्रिटिसाइज कर सकता है, आलोचना कर सकता है, लेकिन किसी को बचा नहीं सकता। ठीक है ना। तो हर देश को अपनी मतलब सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या लेनी पड़ती है, स्वयं ही करनी पड़ती है। अतः विश्व राजनीति में हर देश को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं लेनी पड़ती है। तो आगे बढ़ते हैं, लेते जाना स्क्रीनशॉट इसका। पारंपरिक सुरक्षा की अवधारणा, आंतरिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? ये भी अभी मतलब पारंपरिक में बेसिकली हिंसा हो रही है, लड़ाई झगड़ा, या तो कोई अभी तक हम पढ़ रहे थे कि कोई दूसरा देश से हमले का डर है, अब आंतरिक रूप से हमले का डर है, होता है ना। जैसे कि भारत है तो उसको पाकिस्तान से डर होगा, और किससे होगा, चाइना। तो ये दूसरा मुल्क हो गया। कभी कभी क्या होता है, भारत के अंदर क्या है, बहुत सारे ऐसे गतिविधियां होती है जिसके कारण क्या होता है, भारत को खतरा हो जाता है, किसी देश को खतरा हो जाता है। ठीक है ना। तो सुरक्षा की, पारंपरिक सुरक्षा की अवधारणा, लड़ाई इसमें भी हो रहा है, हिंसा इसमें भी हो रही है, लेकिन ये देश के भीतर ही हो रही है। आंतरिक सुरक्षा से क्या है, इसका ऊपर अंदरूनी सुरक्षा से, जैसे अलगाववादी आंदोलन होता है ना, खालिस्तान की मांग करते हैं बहुत सारे, जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में डालने की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर देश को बांटने का प्रयास किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें चलती है। अलग राष्ट्र की मांग, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अधिकांश देश अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए आश्वस्त थे, क्योंकि वह शीत युद्ध दोनों गुटों में से किसी एक में शामिल होना था। तो ये सारी चीज़ें, सोवियत संघ और अमेरिका अथवा पश्चिमी मुल्कों को किस बात से खतरा था, बाहरी खतरा था, यानी जो सोवियत संघ था, अमेरिका था, या उनको किस बात से खतरा था, उनको इस बात से खतरा था कि कहीं उनके जो दो गुट हैं, अमेरिका के और सोवियत संघ के, यानी दो विश्व जो था बेसिकली दो स्तरों में क्या था, बट गया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो दोनों गुटों को अपने ऊपर एक दूसरे से क्या था, सैन्य हमले का क्या रहता था, भय रहता था, कि कहीं सोवियत संघ अमेरिका पर हमला न कर दे, और अमेरिका को ये लगता था कि सोवियत संघ उनको उन पर हमला न कर दे। दूसरा डर ये लगता था कि जो उपनिवेश उन लोगों ने बनाई हैं, जो कॉलोनियाँ बनाई है, जिन देशों को उनने क्या बनाया है, गुलाम बनाया है, तो वो वहाँ के जो उपनिवेश हैं, यानी जिनने गुलाम बनाया, जो जिस देश को गुलाम बनाया, वहाँ की जनता क्या करे, खून खराबा ना करने लगे, तो ये भी डर रहता था उनको। ठीक है ना। और हुआ भी था, उदाहरण दे रखा, फ्रांस को वियतनाम में 1950 में था, ब्रिटेन को 1960 में दशक में हुआ। तो ये सब सब हो सकता है। और जो नए नए देश आज़ाद हुए थे उनको भी डर था, उनको क्या डर था, उनको यही डर था कि अभी अभी शामिल हुआ, और दोनों में से एक गुट में जाने का दबाव, या तो अमेरिका में जाओ, नहीं तो सोवियत संघ में जाओ, अकेले रहोगे तो मार दिए जाओगे। ठीक है ना। और गुट निरपेक्ष भी बन गया था। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। नवस्वतंत्र देशों को अंदरून सोवियत संघ तथा अमेरिका के गुटों से खतरा था। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप देख लेना। और साथ में वो तो डर था ही, और एशिया और अफ्रीका के देश थे, उनको क्या डर था कि पड़ोसी मुल्क उन पर सैन्य हमला न कर दे, उन्हें अंदरूनी संघर्ष, अलगाववाद से, धर्म, भाषा, जाति के नाम पर लड़ाई से। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप क्या करना, रोक रोक के क्या करना, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना। अब लड़ाई झगड़ा हो गया, हिंसा हो गया, अब उसको रोका कैसे जाएगा, तो उसके तरीके हैं, सुरक्षा के पारंपरिक तरीके। ठीक है ना। ऐसे इंट्रोडक्शन बनाया करो, फिर पॉइंट लिखा करो, 1 2, ठीक है ना, उसको डिस्क्राइब कर दो 2 2 लाइन में, फिर निष्कर्ष लिख दो, आलोचना पूछिए तो आलोचना लिख दो। तो क्या है, सुरक्षा के पारंपरिक तरीके, यानी आत्मरक्षा या दूसरों को बचाना, यानी इसका मतलब है हिंसा का सहारा या युद्ध का सहारा तभी लेना चाहिए, या तो हम सेल्फ डिफेंस कर रहे हो, आत्मरक्षा, या दूसरे को, किसी को बचा रहे हो। ठीक है ना। तो मैं बस देखते जाना, नरसंहार। ठीक है ना। युद्ध सेना की नैतिकता, दूसरा क्या है, युद्ध सेना की नैतिकता, यानी युद्ध जो हो वो कैसे होने चाहिए, नैतिक होने चाहिए। यानी अगर सामने वाले ने हार मान लिया, आत्मसमर्पण मान लिया, या सामने वाले पे हथियार नहीं है और आपके पास हथियार है, आप फिर भी सामने वाले को मार रहे हैं, तो इसका मतलब है युद्ध जो है वो नैतिकतापूर्ण नहीं है। जैसे कि महाभारत होता था तो शाम को 5 या 6 बजे के बाद नहीं होता था, लेकिन अब क्या है, कोई नैतिकता नहीं है, कभी भी किसी भी तरीके से रात को भी जाके मार दिया जाता है। बल प्रयोग अंतिम उपाय होना चाहिए। ठीक है ना। शुरुआत में क्या करना चाहिए, साम से, दाम से, भेद से, और ना माने तब। ठीक है ना। बोलते हैं ना, एक सुना भी होगा आपने, पहले हम फूलों की बरसात करते हैं और ना माने तब मुक्का लात करते हैं, सुना होगा आपने। ठीक है ना। राजकुमार का डायलॉग है। निरस्त्रीकरण, निरस्त्रीकरण का मतलब क्या होता है,
बेसिकली हथियारों को प्राप्त करने के लिए क्या है, कुछ नियम बना दिए जाते हैं, कायदे बना दिए दिए जाते हैं जो कठोर होते हैं, ठीक है ना, जिससे क्या हो सके, कोई भी देश मतलब हथियारों को क्या कर सके, ना डेवलप कर सके, उसको सीमित ही रहने दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है ना। तो ये देखते हैं, एक बार पढ़ भी देता हूँ मैं, आप समझ जाएंगे इसको, और मैं इसको आप जल्दी जल्दी निकालूंगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाए। निरस्त्रीकरण से अभिप्राय हथियार या सैन्य साधनों पर नियंत्रण किया जाता है, या निरस्त्रीकरण की मांग होती है कि सभी देश या राज्य, उनका आकार ताकत कुछ भी हो, कुछ खास किस्म के हथियारों से बाज आए। खास किस्म के यानी ये वाले हथियार आप उपयोग मत करो, क्योंकि इससे बहुत सारी जनता मारी जा सकती है। तो जैविक हथियार संधि 1972 की है, ठीक है ना। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन 1992 में हुआ। रासायनिक CWC, ठीक है ना, केमिकल वेपन कन्वेंशन। तो इसको आप एक बार पढ़ लेना, आप सब समझ जाएंगे धीरे धीरे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है ना। जैसे 1900, इसमें एक उदाहरण दे रखा है कि 1972 में अमेरिका और सोवियत संघ ने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि का कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि इन दोनों सीमित संख्या में रक्षा प्रणाली तैनात करने की अनुमति थी, परंतु वे उत्पादन नहीं कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर क्या है, परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु अप्रसार संधि NPT यानी नॉन प्लोरिफरेशन ट्रीटी, यानी इसके अंदर ये था कि 1967 से पहले जिन भी देशों ने हथियार डेवलप कर लिए हैं वो वो उसके बाद जिन्होंने कर लिए हैं वही हथियार रख सकते हैं, उसके बाद कोई भी देश हथियार नहीं रख सकता, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें। विश्वास बहाली। विश्वास बहाली का मतलब है एक दूसरे को अपनी सेना के बारे में बताओ। जैसे आपने देखी होगी मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है अमेरिका की, भारत की, ठीक है ना, दोनों की एक साथ हो रही है। और भारत की तो थाईलैंड के साथ, मलेशिया के साथ, अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, श्रीलंका के साथ होती रहती, ठीक है ना। इस तरीके से कहाँ कितने हथियार रखे हैं बताओ मित्र। फिर है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा से आप क्या समझते हैं। तो ये ऐसे मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया, जो आपकी बुक में टॉपिक है ना, आप देखना खोल के NCERT का, ऐसे ही लिखा होगा। तो उस टॉपिक बनाया, उसमें जो निचोड़ होता है वो पूरा लिख दिया है। तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा से बेसिकली मतलब क्या है, हमने अभी तक क्या देखी, ट्रेडिशनल डेफिनेशन देखी थी कि हिंसा हो रहा था तो कोई दूसरा देश हमला कर रहा था, या फिर अंदरूनी देश में ही क्या हो रहा था, हमला हो रहा था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा हिंसा नहीं हो रही, इसमें मानवता को खतरा हो जाता है। वो कैसे हो जाता है, वो हो जाता है जैसे मान लो बाढ़ आ जाए, आतंकवादी हमला हो जाए, ठीक है ना, या फिर क्या हो जाए, क्लाइमेट, आतंकवादी हमला हो जाए, या फिर कोई बीमारी हो जाए, है ना, क्या हो जाए, कोई बीमारी हो जाए। तो ये सारे जैसे होता है ना, अभी कोविड-19 आया था, आपने देखा होगा। तो इससे में कई सारे लोग क्या हो गए, मारे गए। तो इसका मतलब इसमें कोई हिंसा नहीं होती, इसमें क्या होता है बेसिकली, आतंकवादी हमला हो जाता है, या फिर कह लीजिए कि बीमारी हो गई, ये सारी चीज़ें होती हैं। इस पे क्या है, व्यक्तियों की सुरक्षा, यानी व्यक्तियों की सुरक्षा सबसे ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है माना जाता है। लड़ाई झगड़ा तो है ही, लेकिन लड़ाई झगड़ा किसके लिए, देश के लिए, किसी धर्म के लिए, जाति के लिए, या किसी भौगोलिक क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए, सब तो ठीक है, लेकिन उसके मूल में कौन है, व्यक्ति है। तो व्यक्ति को ये क्या मानता है, प्रमुख मानता है। प्राकृतिक आपदा आ जाए, मैंने बताई है आपको, ठीक है ना। आर्थिक एवं मानवीय गर्मियाँ, यानी व्यक्ति को अगर वो रह रहा है तो कम से कम राज्य को इतना कमा मतलब उसके लिए करना चाहिए कि वो अब क्या कर सके, आर्थिक रूप से कमा सके, और मानवीय गरिमा के साथ क्या कर सके, अपने जीवन को व्यतीत कर सके। फिर है पर्यावरण ह्रास। पर्यावरण ह्रास का मतलब क्या है कि देखते ही होंगे ग्रीन हाउस गैस के वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। उससे क्या हो रहा है, ग्लेशियर वगैरह पिघल रहे हैं, उससे ओशियन का लेवल बढ़ जाता है। तो अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, आप एक बार पढ़ लेना, सारा क्लियर हो जाएगा आपको। अन्य तत्व भी होते हैं, ठीक है ना, जैसे एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, बर्ड फ्लू, ये सारे खतरे के नए स्रोत क्या हो गए, खतरे के नए स्रोत हो गए आतंकवादी। मतलब एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा था अपारंपरिक में, तो मैंने बोला था आतंकवादी बोल दिया, तो वो अपारंपरिक में नहीं है, वो किस में होगा, नए स्रोत में। क्योंकि अपारंपरिक में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, क्या होता है, या तो पर्यावरण का ह्रास हो गया, या कोई बीमारी हो गई, क्लाइमेट चेंज हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं, व्यक्ति को केंद्र में रखा जाता है। नए स्रोत क्या है, आतंकवादी। तो आतंकवाद वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, अपने मकसद के लिए किसी भी व्यक्ति को मार देते हैं, या आम जनता को मार देते हैं, ठीक है ना, ताकि क्या कर सके, उनका वो हो सके, उद्देश्य पूरा हो सके। तो अभी मैं उतना जान ही रहा हूँ, विमान अपहरण कर लेते, रेलगाड़ी, होटल, ये सब। मानव अधिकार,
मानवाधिकार का भी बहुत उल्लंघन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना एक बारी। बढ़ाते हैं विश्व निर्धनता बढ़ना, तो बहुत सारे क्या निर्धन लोग भी हो रहे हैं, देश बहुत सारे देश अमीर हो रहे हैं, बहुत सारे गरीब हो रहे हैं। तो आप इसका क्या करना, स्क्रीनशॉट। अप्रवासी और शरणार्थी, तो ये वाली समस्या भी देख रहे होंगे, एक देश से दूसरे देश में लोग क्या है, या तो अप्रवासी बन रहे हैं या शरणार्थी बन रहे हैं। तो अप्रवासी का मतलब होता है जो अपनी मर्जी से अपने घर को छोड़ते हैं, स्वदेश को। शरणार्थी होता है जो मजबूरी में, प्राकृतिक आपदा से, युद्ध से, राजनीतिक उत्पीड़न से, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। आंतरिक रूप से विस्थापन जन, आंतरिक रूप से विस्थापन जन का मतलब क्या होता है, जो लोग अपना घर बार छोड़ चुके हैं परंतु राष्ट्रीय सीमा के भीतर ही हैं। तो एक टर्म वगैरह आपसे पूछ लेगा, जैसे कश्मीरी पंडित, ठीक है ना। बीमारियां भी फैल रही है, नई नई तरीके की क्या आ रही है बीमारियां आ रही है, एड्स, बर्ड फ्लू, कोविड-19, XYZ, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां आ रही हैं। जलवायु परिवर्तन भी क्या है, खतरे का नए स्रोत है। जनजातीय संघर्ष हो रहे हैं बहुत सारे, ठीक है ना। ये रवांडा जो जनजाति है, तुत्सी, रवांडा ने तुत्सी जनजातियों को क्या किया है, बहुत मारा भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खतरों से निपटने के क्या उपाय हो सकते हैं, ये पूछ ले, या क्वेश्चन पूछ ले, सहयोग मूलक सुरक्षा से आप क्या कर सकते हैं या क्या समझते हैं। तो आपसी सहयोग बढ़ाना यानी आपस में बातचीत को करना, ताकि क्या हो सके, युद्ध ना हो सके। अपारंपरिक खतरों से या युद्ध से निपटने के लिए क्या करना, आपसी सहयोग। या अपारंपरिक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को क्या करना, बढ़ावा देना, ताकि क्या कर सके, सभी देश मिलकर क्या कर सके, काम कर सकें। क्योंकि कोई जो आतंकवाद आतंकवाद हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, बीमारियां हो गई, ये कोई एक देश अकेले मिलकर क्या है, इनका इनसे लड़ नहीं सकता। तो सभी को आपस में आना पड़ेगा, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका, तो IMF हो गया, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, या फिर इसमें WHO है, इनकी भी भूमिका को बढ़ाना होगा, ठीक है ना। तो इन पर विश्वास करना होगा। भारत की सुरक्षा रणनीतियाँ क्या है, तो ये सारी चीज़ें तो थोड़ा सा समझा देंगे। तो भारत क्या करता है, अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत कर रहा है। देखते होंगे ना, बहुत सारे विमान ले आते हैं, बहुत सारे नाव वगैरह आते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना, तो भारत हमेशा से UNO को मजबूत करने का प्रयास करता है, ताकि क्या कर सकें, सभी देश आपस में मिलजुल कर रह सकें। और जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे भी एशियाई एकता सम्मेलन हुआ था। गुटनिरपेक्षता यानी दोनों गुटों से अलग रहने की क्या थी, राजनीति थी जी, उसी को क्या बोलते हैं, गुटनिरपेक्षता। तो ये सारी चीज़ें क्या है, भारत की क्या है, सैन्य तैयारी कैसी है, यानी भारत की जो है संस्था, भारत किस तरीके से अपने सैन्य चीज़ों को लेकर चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं, ठीक है ना। या भारत की सुरक्षा रणनीतियाँ क्या हैं। तो आप क्या करना, इसका धीरे धीरे स्क्रीनशॉट लेना। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं को अपनाना है। भारत क्या है, भारत ने लोकतंत्र को अपनाया है। तो ये सारी चीज़ें बता नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम भी नहीं है उतना। तो बस आप स्क्रीनशॉट लें। अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, तो भारत ने क्या है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी अपनाई है 1991 में। तो ये था आज का पूरा लेक्चर। और कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेके एक बार पढ़ लेना, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और कोई दिक्कत आती है तो लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।